नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरपूर कॉमिक्स पुरानी हवेली पार्ट 2। सिन्नी की टांगें थर थर कांप रही थी। सिन्नी, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को, तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो। उफ, आह। सिन्नी, क्या हुआ तुझे? डर से शरीर झुरझुरा जाता है और दिमाग में सनसनाहट दौड़ जाती है, जिससे दिमाग अनियंत्रित होकर शरीर पर से अपना कंट्रोल खो बैठता है, जैसे टांगें बेजान हो रही हैं। सिन्नी, होश में आओ, हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। तुम डरोगी तो हम हवेली कैसे पहुँचेंगे? सिन्नी, मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रख। मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं चल सकती हूँ। गनीमत थी रास्ते में और कोई हादसा ना हुआ। हम हवेली आ पहुँचे। दादाजी घर पर तो होंगे ना? ओह, थैंक गॉड। मैंने उनको टेलीग्राम कर दिया था और मेरे टेलीग्राम के जवाब में तुम्हारे दादाजी का टेलीग्राम भी मुझे मिल गया था। तुम्हारे दादाजी घर पर ही मिलेंगे। मगर ये हवेली में इतना अंधेरा क्यों है? शायद हवेली की बिजली कट चुकी है। तुम्हारे दादाजी के पास खेती बाड़ी के अलावा इनकम का कोई खास साधन नहीं था। लगता है बरसों से यहाँ किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाई। सूखे पत्तों का ढेर लगा है। पाँव के नीचे सूखे पत्तों के चटकने की आवाज़ें हॉरर क्रिएट कर रही हैं। प्लीज़ जैक, सूखे पत्तों से बचकर चलो। कोई है? दादाजी इतने डरावने वातावरण में क्यों रहते हैं? उन्हें यही समझाने तो हम यहाँ आए हैं। कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी हवेली को बेचकर यहाँ से वापस लौट जाएं। हवेली का द्वार बंसी ने खोला। गिरी बाबा, आप? शुक्र है, मैं कितनी चिंता में था। स्टेशन से हवेली का रात का सफ़र ठीक नहीं। क्या गाड़ी लेट हो गई थी? आओ आओ, अंदर आओ। पिताजी कहाँ हैं बंसी? मालिक तो सूर्यास्त के बाद किसी से नहीं मिलते। उनसे तो अब प्रातः ही भेंट होगी। वो सामने आपका कमरा है, आप विश्राम कर ले। मैं भी जाता हूँ, आपके इंतज़ार में जाग रहा था, वरना कब का सो गया होता। सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। सुनो सुनो बंसी, ये पिताजी की तस्वीर है। मगर पिताजी व्हीलचेयर पर? ये कब हुआ? 10 साल पहले। तुम्हारी माँ के चल बसने के दुख व शोक में पागल हो गए थे। एक दिन नींद में कमरे से निकल गए और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। रीढ़ पर ऐसी चोट लगी कि टांगों पर फॉलिस गिर गया। कमाल है, पिताजी ने कभी बताया नहीं। 10 साल से अपाहिजों की जिंदगी जीते रहे हैं। ये तो अच्छा बहाना मिल गया उनको अपने साथ ले जाने का। पापा, मेरे लिए तो इस कब्रिस्तान में एक एक पल बिताना भारी पड़ रहा है। उफ, रात कैसे बिता पाऊंगी? हाँ, उस बंसी को नहीं देखा? ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा कब्र से बाहर आकर इवनिंग वॉक कर रहा हो। बेटा, पुरखों की जमीन जायदाद को कब्र बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कल ही किसी रियल एस्टेट एजेंट से बात करके इस पुरानी हवेली का सौदा करता हूँ। तुम्हारे भाइयों को इसकी भनक लगेगी तो क्या वो हिस्सा लेने नहीं आ धमकेंगे? तो क्या अब तक सोए हुए थे? सबसे पहले पिताजी का हाल चाल मालूम करने में आया हूँ। पिताजी इस हवेली को मेरे ही नाम करेंगे। उफ मम्मी, अब आप प्रॉपर्टी पर बाकी चर्चा सुबह कर लीजिएगा। फिलहाल किचन में जाकर देखिए कि चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम भी है या नहीं। वो नौकर तो बड़ा बदतमीज निकला, चाय कॉफ़ी भी नहीं पूछी। मैं देखती हूँ। मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। जैक, मुझे तो लगता है ये वही रंग और रंग की वही परत है जब मैंने इस हवेली को छोड़ा था। क्या पापा, आप भी? क्या 15 सालों में दादाजी ने दीवारों को एक बार भी नहीं रंगा होगा? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। किचन से उभरी रिमी की चीख को दोनों अच्छी तरह से पहचानते थे। आ, मम्मी की चीख! क्या हुआ उसे? रिमी, क्या हुआ? वो वहाँ फ्रिज में, वहाँ जेठ जी और उनके परिवार के लोगों के कटे सिर। गिरी फ्रिज की तरफ लपका। क्या बकती हो? कमाल है, बत्ती के बिना भी हवेली में फ्रिज है। कूल डाउन मम्मी, कूल डाउन, रिलैक्स। तुम पागल हो गई हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी? तो फिर कहाँ गए सिर? भानु और उसके परिवार के। उफ, रास्ते की घटनाएं तुम पर अभी तक हावी हैं। अब वो चीख सिन्नी की थी। पापा, जैक, मम्मी। सिन्नी, क्या हुआ तुम्हें? वो टॉयलेट में है, शायद वहाँ उसने भी मेरी तरह कुछ देखा हो। सिन्नी टॉयलेट से बदहवास निकली। पापा, पापा, पापा। उफ, क्या देखा सिन्नी, क्या देखा? क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रही है? भेड़िया मम्मी, वो वहाँ टॉयलेट की खिड़की के पार भेड़िया था। वो अगले पंजों के बल खिड़की के कांच पर खड़ा था। उफ मम्मी,
रेबीज के मारे एक पागल कुत्ते की तरह उसकी लार टपक रही थी। मैं उसके खौफनाक जबड़ों को नहीं भूल सकती। उसका पूरा जबड़ा खून से लिचड़ा था। शायद ये उन्हीं में से एक भेड़िया था जो तांगे वाले का घोड़ा खा गए थे। ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हो रहा पापा? मैं समझ गया। इन दोनों माँ बेटियों के दिलो दिमाग पर रास्ते की घटनाओं और यहाँ के हॉरिबल वातावरण का असर पड़ा है। जैसी सोच वैसा दर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे भाई और उसके परिवार की मौत की बात सोच रही थी, इसलिए मुझे फ्रिज में उनके कटे से दिखाई दी। कोई बड़ी बात भी नहीं। जमीन जायदाद का लालच बहुत बुरी चीज़ है। आपस में उलझना छोड़िए मम्मी पापा। फ्रिज में काफ़ी फ्रूट्स है। मेरे विचार में आज रात इन्हीं से काम चलाते हैं। कुछ खाना हमारे पास भी है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी, सिर्फ वहाँ पर ही थे। और भेड़िया भी। पेट भरना मजबूरी थी। कमाल है, इतना फ्रूट खाने के बाद भी पेट खाली लग रहा है, जबकि तरबूज से तो तुरंत पेट भरता है। तो तुम हमारे साथ लाए हुए पराठे क्यों नहीं खा लेते? कोई मेरे पाँवों को चाट रहा है। पाँव चाट रहा है? तो भी ना सिन्नी, तुझे कभी भेड़िया दिखता है, कभी कोई तेरे पाँव चाटता है। तू मत देख, रुक, मैं देखता हूँ कौन है टेबल के नीचे। ओ माय गॉड! आह! जैक! 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 दहशत से सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। आतंक के मारे गिरी ने बाज की तरह झपटकर टेबल को पलट दिया। यही वह भेड़िया है, मैं कह रही थी, मैंने देखा था। उसने जैक को मार दिया गिरी, उसने। उफ! सुबह आ गया मेरा दूसरा बेटा भी। मुझे पता था मेरा पत्र मिलते ही सब आएंगे। ये आपकी नींबू वाली चाय। मैं पहले अपने बच्चे बहू और पोते पोती से मिलूंगा बंसी। मुझे वहाँ ले चलो। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं। वो लोग शहरों के रहने वाले हैं जहाँ लोग देर तक सोते हैं। फिर वो लोग तो थके मांदे आए होंगे। आपको कुछ घंटे और सब्र करना होगा। उफ बंसी, अब इंतज़ार नहीं होता। इतने वर्षों में कैसा दिखता होगा मेरा गिरी? जब वो छोटा था तो बड़ा शरारती था। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसे। पर बात तो तेरी भी ठीक है, वो लोग थके होंगे। सोने दे सोने दे। जहाँ इतने बरस सब्र किया, थोड़ा और कर लूँगा। नील और करण ने भी आज पहुँचने को लिखा था। पहुँचते ही होंगे वो लोग अपने अपनी पत्नियों के साथ। कितना अच्छा होगा, सारा परिवार फिर से एक होगा। पानीपुर के मौत भरे रास्तों को पीछे छोड़ती वो कार हवेली तक आ पहुंची थी। तृप्ति, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि खंडर सी दिखती हमारी ये हवेली हमें अरबपति बनाने वाली है। सचमुच ये जगह बहुत सुंदर है, मगर रिजॉर्ट और 7 स्टार होटल बनाने वाली कंपनी बिल्डवेल बिल्डर्स ने लोकेशन को देखते हुए इसकी काफ़ी कम कीमत लगाई है। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। कीमत कम मिलेगी तो आखिर नुकसान तो हमारा ही होगा। इसलिए तो जल्दी पहुँचने के लिए एयरपोर्ट से सीधे कार हायर करके यहाँ आया हूँ। आओ अंदर चलें। मगर हवेली बेचने के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे पिताजी को रखने की। ओह, वो प्रॉब्लम। पिताजी की उम्र ही कितनी बची होगी? पहले अंदर तो चलो, उनकी हालत देखकर पता लग जाएगा कि उनके पास दिन बचे हैं या घंटे। हा हा हा। फिर दरवाज़ा खटखटाने पर हवेली का दरवाज़ा खुला और पिताजी, आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। नील बेटे, कमज़ोर मैं नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें हो गई हैं जो अपने बाप को भी नहीं पहचान पाई। क्या पिताजी, आप वहाँ? कसूर तेरा नहीं बेटे, 22 साल का था तू जब हवेली छोड़कर गया था। आज 18 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब तो मेरी आंखें भी सिर्फ इस हवेली की दीवारों को ही पहचानती है, जो कम से कम मेरे आसपास तो हैं। पिताजी, अब दीवारें नहीं होंगी, अब रिश्ते होंगे। नील बेटा, 10 साल पहले तुम्हारी माँ के देहांत के बाद मुझे जिंदा रहने के लिए कभी भी रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अंतिम समय की कराहटें आज भी मैं उस बिस्तर पर सुन सकता हूँ, जो अपने 5 बेटों को याद करते करते खामोश हो गई। उसके बाद मेरे हिस्से में जो रिश्ते रह गए वो थे साएं साएं करते सन्नाटे, चुपती खामोशियाँ, दम घोटती सिसकियाँ, झिंझोड़ती कल्पनाएं, काटती सांसें, सूनी राहें, जो आज तुम्हारे लौटने से आबाद हो गई हैं। मैं आपको अपने साथ सिंगापुर ले जाऊंगा। मैं कल ही इस हवेली का सौदा पक्का कर दूंगा। 2-4 लाख कम भी मिले तो कोई कम नहीं। वाह, तू अगर शाहजहां का बेटा होता तो तू जरूर ताजमहल को भी बेच देता बेटे। क्या मतलब पिताजी? आ, मेरे साथ आ, मतलब समझाता हूँ। देख, ये सिर्फ एक कमरा नहीं, ये तेरी माँ की कब्र है। उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया मैंने,
क्योंकि वह चाहती थी कि मरने के बाद भी जब तक अपने पांचों बेटों को ना देख ले उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए। उसे क्या पता था कि उसकी मौत की खबर के बाद भी उसके पांचों बेटे यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कोशिश की थी पिताजी, मगर वीजा प्रॉब्लम के चलते, और वो प्रॉब्लम 10 साल तक बनी रही। इंसान चाहे किसी भी देश या मजहब का हो बेटा, मगर दुनिया में माँ बाप सभी एक जैसे होते हैं। कोई भी सरकार किसी ऐसे आदमी की नहीं बनी होती जिसे माँ बाप ने पैदा न किया हो। किसी भी देश का कोई भी नियम इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि किसी के माँ बाप की मौत की खबर सुनकर भी वीज़ा ना दे। तो तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल पागल हैं। तुम्हारी माँ के शव को अभी तक रखा है। उफ, मेरी तो रूह कांप रही है इसको देखकर। अजी, गोली मारो हवेली को, इसी समय निकल चलो यहाँ से। पागल मत बनो, 1 अरब कम नहीं होते। 1 अरब नहीं नील, 50 करोड़, क्योंकि इस हवेली का आधा हिस्सा मेरा होगा। करण, तू? तेरी गाड़ी मैंने रास्ते में ही देख ली थी। मैंने तुझे ओवरटेक करने की कोशिश भी की थी, पर तू बहुत जल्दी में था। और कैसा है तू? तृप्ति भाभी, तुम कैसी हो? लो, मुंह मीठा करो। बस कल परसों तक हम 50-50 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। मैं पिताजी से मिलकर आता हूँ। आओ नैना। मैं तो 1 अरब का सपना लिए दुबई से यहाँ आई थी। 50 करोड़ के घाटे में मेरी नई कार की खरीद तो नहीं घट गई पापा? कुछ करो नील, 50 करोड़ एकदम से हाथ से निकल रहा है। अब तो एक काम हो सकता है, ऐसा ही एक मिठाई का डिब्बा मैं भी करण को दूं। मुझे भी उसका मुंह मीठा करवाना चाहिए, वरना 50 करोड़ भी हाथ से जा सकते हैं। चलो आओ मेरे साथ। मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारे बाकी भाई भी हिस्सेदारी लेकर आ गए तो ये 50 करोड़ भी कहीं 20 करोड़ ही न रह जाएं। करण नैना के साथ था। पिताजी, मैं आपका पत्र मिलते ही चला आया। पत्र में हवेली की कीमत पढ़ते ही मैं तो घबरा ही गया था। आजकल जमाना खराब है, लोग जायदाद के लिए जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये आपका पोता है सुकम। मेरा पोता? तेरी दादी को बड़ा चाव था अपने पोतों को गोद में खिलाने का। हाय दादाजी। दादाजी, जरा इधर देखिए, मैं कैमरे में आपकी फिल्म उतारूंगा। आपने कभी अपने आप को पिक्चर में नहीं देखा होगा। मैं दिखाऊंगा। वाह, वो ब्यूटीफुल। आपका फेस तो एकदम फोटोजेनिक है दादाजी। चलिए पापा, मैं इस हवेली के साथ आपको भी शूट करना चाहता हूँ। अरे, ये काम बाद में कर लेंगे। ये काम अभी होगा, बिल्कुल अभी। अरे, पागल हो गया है क्या ये लड़का? ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती तो आप गले पड़ रहे हैं। मौत के। मौत के? क्या बक रहा है? सुकम की आवाज़ बुरी तरह कांप गई। वो दादाजी नहीं है पापा, वो दादाजी का भूत है। उनका नौकर भी भूत है। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? अगर वहां व्हील चेयर पर दादाजी थे तो फिर यहाँ फिल्म में व्हील चेयर खाली क्यों आई है? पापा, भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो हवा में होते हैं। दुनिया की कोई भी फिल्म उनका फोटो नहीं उतार सकती, क्योंकि जो चीज वास्तविक जीवन में है ही नहीं, उसका प्रक्षेपण फिल्म पर कैसे होगा? बेटा, क्या हुआ? वो देखिए, दादाजी और उसके नौकर का भूत आ रहे हैं पापा। भागिए पापा, भागिए। करण ने झपट कर हैंडी सुकम के हाथ से ले लिया। फिर सचमुच व्यू फाइंडर में पिताजी व्हील चेयर पर दिखाई नहीं पड़ रहे। ओ गॉड! बेटा, कहाँ चला जा रहा है? पहले भी चला गया था, अब भी जा रहा है। जाने ना दूंगा, अब न जाने दूंगा। भागो! हा हा हा। नहीं बच पाओगे। अपने माँ बाप को जो अकेलापन दिया है, सिसकती रगड़ती हुई जो जिंदगी दी है, वो शाप बनकर तुम्हारा पीछा करेगी। आज हवेली की कीमत करोड़ों में हो गई तो लालच में सब खींचे चले आए। माँ आखिरी बार देखने को तरसती तड़पती चल बसी, तब भी नहीं आए। अपाहिज बाप अकेलेपन की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर मर गया, तब भी नहीं आए। अब प्रॉपर्टी की लालच में खींचे चले आए। तुम्हें यहाँ बुलाकर सजा देने के लिए ही मैंने पत्र लिखे थे। हा हा हा। कार एकदम से सामने आकर रुकी थी। कार में नील व तृप्ति थे। करण, क्या हुआ? इस प्रकार कहाँ भागे जा रहे हो? चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? वो नील। करण का इशारा पाकर नैना व सुकम चुप रह गए। करण ने अपनी आवाज और हालत को संभाला। नील, किसी ने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर दी थी। हम तो घबरा ही गए थे। तुम ठीक तो हो ना? अरे, झूठी खबर दी थी, मैं तो ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का। तुम अपनी कार थोड़ी देर के लिए दोगे? मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। हवेली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और हाँ, मिठाई का ये डिब्बा मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे तो ले लो। थैंक यू नील, थैंक यू। फिर करण के जाने के बाद,
हाँ हाँ हाँ, अब हमें मुंह मीठा करना चाहिए तृप्ति, क्योंकि जो मिठाई हमने करण को दी है उसमें हमने जहर मिला दिया है। हाँ हाँ हाँ, अब उस हवेली को बेचकर उसके 2 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे। आह, मुझे कुछ हो रहा है। उफ, तुम्हारे मुंह से भी खून निकल रहा है। धोखा, भाई कमीना निकला, मिठाई में जहर है। दौलत बुरी चीज नहीं है, मगर उसमें लालच व कमीनेपन की मिलावट हो तो बहुत बुरी बन जाती है। नील जहरीली मिठाई खाने से बच भी गया तो पिताजी के भूत से नहीं बचेगा। किसी ओझा या तांत्रिक से हवेली के भूतों को तो मैं बाद में भी भगा दूंगा। हा हा हा। इसी बात पर मुंह मीठा करो, भूख भी लगी है। हाँ हाँ, लाओ। वाह, पतीसे की मिठाई। मिठाई की हकीकत कुछ क्षणों में ही उनके सामने आ गई थी। नील कमीना निकला, उसने भी मिठाई में जहर। आह, कार के परखच्चे बुरी तरह उड़े थे। धड़ाम। इधर पुरानी हवेली में, मालिक, आपका छोटा बेटा रतन आया है। मेरा छोटा बेटा रतन, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसे 2 लाख रुपए दिए थे व्यापार के लिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उड़ीसा चला गया था। वहां पर भूख का तांडव देखा, बिल बिलाते भूखे नंगे लोग देखे, रह नहीं पाया मैं। 2 लाख रुपए मैंने उन लोगों की रोटी के लिए खर्च कर दिए। शर्मिंदा था कि आपको लौटकर क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए नहीं लौटा। बस आपको पत्र लिखता रहा। जब आपका पत्र मिला तो रहा नहीं गया। माँ कहाँ है पिताजी? मैं आप लोगों का दोषी हूँ, बेटा होने का फर्ज नहीं निभा सका। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ पिताजी कि आप इस हवेली को यदि बेचना ही चाहते हैं तो सारा पैसा जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिएगा। हमारे देश में अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। पिताजी, अरे कहाँ गए? पिताजी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, मेरा सिर आपकी गोद में था। मैं चला गया बेटा, हवेली का सही वारिस मिल गया मुझे। तेरे भाइयों को उनकी लालच की सजा देने को रुका हुआ था। आया तू भी नहीं था, पर तेरी नीयत साफ थी। मगर तेरे भाइयों ने जो किया उसके लिए मैंने उनको सही सजा दी। कल सूर्य की प्रथम रश्मियां जब इस हवेली पर पड़ेंगी तो इस पर से मनहूसियत के सारे साए उतर जाएंगे। और हाँ, मेरा व अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देना। दोनों के शव तुझे हवेली में ही मिल जाएंगे। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, मगर रिश्तों की अहमियत को कभी मत भूले। तो यह थी थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस से भरपूर एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।